बीता तब जाना है तेरा गौरव प्यारे शैशव, छा जाते चंद्र चमक जैसे इस नील ज्योति वाले नभ में, ऐसे ही तू भी आया था बस एक बार मन जीवन में, दिखा दिखा कर खिलवाड़ हर लेता था सबके मन को, फिर मधुर लोरियां सुन सुन कर सोता था कभी प्यारे शैशव, बीता तब जाना है तेरा गौरव प्यारे शैशव। और छोटी सी पंक्तियां और 12 वर्ष की उम्र में ये पंक्तियां तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मैं अम्मा बोलती थी उनको, अम्मा देखो मैंने क्या लिखा है। शी वाज एक्साइटेड, ये तूने लिखा है? उनको भरोसा ही तो मैंने कहा लिखा तो अच्छा नहीं है क्या? नहीं तो बहुत अच्छा है, तो तू कलम मत छोड़ना कभी। हाँ, अगर तू लिख सकती है और तेरे ऊपर माँ मीना पानी की कृपा है तो तू कलम मत छोड़ना। नमस्ते, मेरा नाम किशन कल्याणी है। आप सबका बहुत प्यार मिलता है, इसी तरह से हमारा ये शो चल रहा है। गुजराती में हमारा शो जो है अनुभवी साथ अनुभव, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब उसी प्यार की वजह से हम लोग एक नया कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उठा लिया है ऐसा भी आप मान लीजिए। अनुभव की बात अनुभवी के साथ, ये हिंदी वर्जन में हमारा शो हमने स्टार्ट किया है और मातृभारती पर आप सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और इसी तरह जिन गेस्ट को, जिस व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं, उनके पास से आप बहुत कुछ जानते हैं, सुनना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में आज मैं मिलने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति को कि जिनके पास से हम जानेंगे राइटिंग के बारे में, जिनके पास से हम जानेंगे जीवन के बारे में। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके पास सबसे पहले हमें जानना है कि उन्होंने क्या किया, और वो जो लेखा जोखी होगी उसके बाद हम उनको हमारा जो फॉर्मेट है उस हिसाब से बीच में से कहीं से कुछ ऐसा पूछेंगे कि उनके जीवन के वो पाने हमारे तक खुल जाएंगे। ये फॉर्मेट इस तरह से है मैम कि मैं आज बैठा हूँ हमारे एक जनरेशन के प्रतिनिधित्व के, और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इस इंटरव्यू से मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो हम शुरुआत बहुत बेसिक करेंगे। कुछ ऐसे मेरे चंचल मन के सवाल होंगे जैसे आपके बचपन के बारे में या आपकी युवानी के बारे में वगैरह। मेरे जो प्रश्न है वो मेरे अकेले के नहीं है, हमारी पूरी एक जनरेशन आपको कुछ पूछना चाहती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत बूढ़ा मान रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं आपको अनुभवी मान रहा हूँ। नहीं, अगर आप बूढ़ा भी माने तो मैं आई डोंट माइंड तो जो मैं हूँ उसको स्वीकार करना जरूरी है। यस, तो उस हिसाब से थोड़ी बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रणव भारती जी, नाम में ऐसा एक साउंड मिलता है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है कि आपके नाम में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज रही है कि जिससे इंसान खींचता है। और उस नाम के पीछे का अर्थघटन तो आप मुझे बताएंगे क्योंकि आप लेखिका है, लेकिन मुझे जो लगता है इस नाम के पीछे, जो मैं समझ पाया कि इस नाम के पीछे सबसे पहली चीज है एक दिशा, कि आपके पास जीवन की एक दिशा। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी, कि आपके नाम के साथ आपकी क्रिएटिविटी जुड़ी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखती है कि आप जीवन को बहुत आनंद से जीने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसी एक अच्छी शुरुआत के साथ सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपके नाम का मीनिंग क्या है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने किशन जी। एक्चुअली प्रणव का मतलब होता है ओम, और मेरा पूरा नाम है प्रणव प्रभा, यानी कि मेरे पिताजी ने रखा था ओम की शोभा। अब शोभा कितनी बनी है तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ, प्रणव से मैं शुरू से मेरा आध्यात्मिकता से थोड़ा मेरा जुड़ाव रहा, और उसका जो श्रेय है वो पिता और माता को जाता है, क्योंकि जितना परिवार शिक्षित होता है और संयमित होता है, विवेकी होता है, उतना ही बच्चे के अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं, वो चीज़ें सब समझ में आती है अपने आप ही। उसके लिए कोई शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। हम जो करते हैं वही हमारे परिवार में उद्बोधित होता है, वही हमारे परिवार में सामने आता है, और हमसे जुड़े हुए लोग उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हैं। तो मेरे नाम का मतलब है प्रणव, यानी कि ओम। और आप देख लीजिए थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिकता की तरफ। बाकी संसार तो है ही, संसार में तो हम हैं, संसार में हम उसी प्रकार से रह रहे हैं जैसे कि और सब रहते हैं, गृहस्थी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिशा ऐसी भी शुरू से रही मेरे जीवन में, बचपन से ही,
जो एक अलग तरह के वातावरण में मुझे ले गई, एक अलग तरह की रेखा उसने खींची जी। मेरे जीवन में, और ये माता-पिता का श्रेय है। वाह! आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपके उस बचपन को आपने याद किया। तो मैं हर किसी से ये पूछता हूँ जिन्होंने एक एक जीवन जिया और अभी जी रहे हैं आनंदित होके, कि हर किसी के इंसान में बचपन इस तरह से बीतता है, या तो वो बहुत याद करता है या फिर वो बचपन को याद ही नहीं करता। आपके सिलसिले में बचपन कैसा है? अभी आपने बताया उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आप याद करते होंगे, ऐसा बचपन रहा हो। लेकिन वो क्या माहौल था कि जिसमें आप तैयार दरअसल मैं सबको बताती हूँ इंटरव्यूज़ में, मैं 11 बच्चों में अकेली सर्वाइवल रही। मेरी माँ के 11 बच्चे हुए और उनमें मैं अकेली बची रही। तो आप समझ लीजिए कि मैं मुझे कितना पैम्परिंग मिला होगा, कितना किस तरह से मैं रही होंगी। लेकिन मेरा जहाँ जन्म हुआ वो बहुत छोटा शहर था, मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश का शहर था। लेकिन मेरे पिता मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिल्ली में काम करते थे और वो 4 सब्जेक्ट्स में पीएचडी एंड डीलिट्स थे उस ज़माने के। और मेरी माँ संस्कृत की लेक्चरर थी और उनकी मैं अकेली बच्ची थी। अब आप समझ लीजिए मेरा जीवन कैसा रहा होगा। हमारे यहाँ हर एक तरह की मैगज़ीन आती थी और जब तक हम उसको पढ़ नहीं लें हमें नींद नहीं आती थी। तो अच्छा। पूरा एटमॉस्फेयर था और माँ लिखा करती थी हारमोनियम पे, वो कंपोज़ भी करती थी उस ज़माने में। और मुझे एक बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र होता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में मेरी माँ अपने गुरुजी और अपने उनके सहशिष्यों के साथ में बनारस एग्ज़ाम देने गई थी शास्त्री का। अच्छा। मेरी माँ। तो मुझे, अगर मैं उनकी पुत्री हूँ तो मुझे थोड़ा-सा तो मिलेगा कहीं से, कुछ बहुत ज़्यादा अगर नहीं मिला तो मिलेगा मुझे, और मुझे मिला है। फिर मेरी शिक्षा दिल्ली में हुई, पापा के पास में डीपीएस में हुई, क्योंकि पापा का ये कहना था कि मुज़फ़्फ़रनगर इसके पढ़ने जैसी जगह नहीं है, तो मुझे वहाँ ले जाया गया। फिर बड़ी होने लगी तो फिर दोबारा मुज़फ़्फ़रनगर लाया गया, लड़की बड़ी हो रही है, उसे कैसे सर्वेंट्स के पास में या मेल के पास में रखें ऐसा। तो फिर मुज़फ़्फ़रनगर लाया गया। तो इस तरह से मेरी शिक्षा मुज़फ़्फ़रनगर और दिल्ली के बीच में खींचते-तानते हुई। अच्छा। तो इस सब के बीच में आपकी युवानी कैसे बीती? आपका कॉलेज जीवन कैसा रहा? और ये एक ऐसा समय होता है कि जब कलम हाथ में आ जाती है। क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, मुझे लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम। लेकिन हम लिख रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से रही वो? लिखना बहुत बात की बात है किशन जी। एक्चुअली दरअसल मैं उस ज़माने में भी हमारे शहर में एक नया क्लब खुला था। तो वहाँ पे कथक डांस, और ये कब की बात होगी? ये बात आप समझ लीजिए ये होगी आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली 60, ओह! है ना? क्योंकि 68 में तो मेरी शादी भी हो गई थी। जी, जी, जी। 60 से पहले की होगी। मैं छोटी सी थी और मैं दिल्ली चली गई थी, फिर दिल्ली से मुज़फ़्फ़रनगर आई और वहाँ पे वो क्लब खुला हुआ था, तो उसमें डांस और ये म्यूज़िक दोनों होते थे, अपना क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस। तो उस समय हमारे एक, मुझे बहुत याद आते हैं अपने वो किशन चंद मास्टर जी, उन्हें मास्टर जी बोलते थे डांस के, जो हमारे गुरु थे। पता नहीं क्यों मैंने लिखा भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम उनको गुरुजी क्यों नहीं बोलते थे, उनको क्यों वहाँ पे मास्टर जी बोलते थे। और बनारस घराने का हमें वो कराते थे डांस कथक, और जो म्यूजिक के टीचर थे उनको गुरुजी कहते थे। तो अच्छा। मुझे ये कभी समझ नहीं आया। मैंने दरअसल एक उपन्यास में भी मैंने लिखा है कि ऐसा क्यों है, तो फिर मैंने माँ से पूछा, तो माँ ने कहा कि हो सकता है कि ये जो डांस का ये है, ये क्योंकि ये चला है तुम्हारे पास। खैर मेरे पास तो बनारस का था, लेकिन राजाओं रजवाड़ों के उधर से चला था ये, जो अपना, हम अगर बात करें जयपुर के सब, तो हो सकता है कुछ उसका प्रभाव हुआ हो और हमारे शहर के लोग इतना नहीं समझते थे। वो सिर्फ इतना समझते थे कि हमारे यहाँ क्लब खुला है, उसके अंदर डांस की, म्यूजिक की और पेंटिंग की क्लासेस शुरू हुई हैं। तो उसमें ये है कि आप बच्चे को डाल रहे हैं तो आपका स्टेटस हो गया। जी, जी, जी। तो जैसे हमारा घर जो था, कि मेरी माँ भी, मैंने बताया, वो संस्कृत की लेक्चरर थी और मुझे याद नहीं मैंने बताया भी या नहीं, वो संस्कृत की लेक्चरर जी। थी। तो उनकी भी, वो भी म्यूजिक करती थी। और जब मैं 12 साल की थी तो मेरे, पता नहीं कैसे, एक तो मेरे से छोटा सा लेख लिखा गया, मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन उसका मुझे शीर्षक भी याद नहीं है। लेकिन मैंने, हमारे धर्मयुग, उस दिन धर्मयुग हुआ करता था हिंदी का, बहुत फेमस
ये थी मैगजीन थी, तो मैंने उसमें ऐसे ही पहले तो हाथ से लिखते थे और ऐसे डाल देते थे, और मेरा हैंडराइटिंग भी, मेरा आई हैव वेरी पुअर हैंडराइटिंग, तो मैंने उसको डाल दिया और वो आ गया। तो मुझे कहा भाई लोगों ने तुम्हारा तो इसमें धर्मयुग में आया है, और वो छोटा सा था, 20-25-30 लाइन्स का होगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो एक्साइटेड हो गई ऑब्वियसली। और उन्हीं दिनों मेरी एक रचना बनी कि बीता तब तो तब जाना है तेरा गौरव प्यारे शैशव, छा जाते चंद्र चमक जैसे इस नील ज्योति वाले नभ में, ऐसे ही तू भी आया था बस एक बार मन जीवन में, दिखा दिखा कर खिलवाड़ हर लेता था सबके मन को, फिर मधुर लोरियां सुन सुन कर सोता था कभी प्यारे शैशव, बीता तब तो तब जाना है तेरा गौरव प्यारे शैशव। और छोटी सी पंक्तियां, और 12 वर्ष की उम्र में ये पंक्तियां, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मैं अम्मा बोलती थी उनको, अम्मा देखो मैंने क्या लिखा है। शी वॉज एक्साइटेड, ये तूने लिखा है? उनको भरोसा ही तो मैंने कहा लिखा तो अच्छा नहीं है क्या? नहीं तो बहुत अच्छा है, तो तू कलम मत छोड़ना कभी, हाँ अगर तू लिख सकती है और तेरे ऊपर माँ मीना पानी की कृपा है तो तू कलम मत छोड़ना। तो ये समझ लीजिए कि ये शुरुआत शायद रही होगी मेरे जीवन की। और फिर तो चलता रहा कुछ ना कुछ क्योंकि साथ में डांस भी था, म्यूजिक भी था, तो ये सब चीज़ें चलती रही मेरे जीवन में। फिर मैंने जो स्कूलिंग थोड़ा डीपीएस से किया था, फिर मुजफ्फरनगर से किया, फिर डिग्री कॉलेज में मुजफ्फरनगर, पहले मैंने अंग्रेजी में एमए किया जी। और अंग्रेजी में एमए करते करते मेरा विवाह हो गया, और उसके बाद में मैं यहाँ आ गई गुजरात में आ गई। तो विवाह तो मेरा देहरादून हुआ था, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, तो मैं यहाँ आ गई। फिर क्या हुआ, मैंने मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटे एक बेटी, और उनके थोड़ा बड़े होने के, टीन एज में होने के बाद में मैंने डबल एम में एमफिल पीएचडी किया गुजराती कैंपस से। ये मेरी यात्रा मेरी, क्योंकि अंदर से कहीं था कि मैं अगर हिंदी में लिख रही हूँ तो मुझे हिंदी के बारे में जानना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए पहले उसे तो शायद कहीं ये रहा होगा मेरे मन में। अब तो इतने वर्ष हो गए हैं कि शायद मुझे भी कुछ चीज़ें याद है, कुछ याद नहीं, लेकिन संस्मरण तो बहुत हैं। मैं बहुत शैतान थी, इतनी शैतान थी मैं कि लोग मुझसे परेशान हो जाते थे। जैसे मेरे डांस के मास्टर जी थे, अगर आपको बताऊं तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, आपको बताऊं। मेरे डांस के मास्टर जी थे, वो क्लब दरअसल काफ़ी बड़ा क्लब था, और उसमें जैसे हम एंटर करते हैं तो थोड़ा सा चल के राइट हैंड साइड में हमारे म्यूजिक के गुरु जी, वो ऊपर था, उनका जो कक्ष था उनका ऊपर था संगीत का, और सीधे चलेंगे तो पूरा हॉल था, हॉल के अंदर वो अपने डांस के मास्टर जी थे, उनका नाम था किशन चंद। तो हाँ, आपका नाम भी किशन है। तो उन्होंने डांस कर वहाँ पे गए, बहुत बड़ा वरांडा होता था, वहाँ पे अपने चप्पल उतारते थे और अंदर चले जाते। तो मैं क्या करती थी, मैं जाती थी तो गुरुजी के जो ये फ्लोर था उसके सामने एक इमली का पेड़ होता था, तो मैं उस पर चढ़ जाती थी, इमली के पेड़ पे, और सब बच्चे आते थे वहाँ पे, तो सब कहते थे देना इमली देना, तो मैं तोड़ तोड़ के उनको इमली दिया करती थी। अब सामने से मास्टर जी देख रहे हैं कि क्लास का टाइम हो गया, इसको इतना भी इसको वो नहीं है कि थोड़े याद नहीं होते थे, पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो क्योंकि डांस में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, म्यूजिक में भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़े वहाँ पे याद नहीं है, तो मास्टर जी से बचने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इधर आना, बहुत शौक है पेड़ पे चढ़ने का? हाँ जी शौक तो है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो, जाओ उस पेड़ पे चढ़ो और मेरे लिए एक पतली सुंडी तोड़ के लाओ, पतली डंडी। अच्छा। तो गई दौड़ के, तो मैं तो जब तोड़ के लाई तो उनका हाथ दिखा तो मतलब बहुत चीज़ें याद हैं, एक चीज़ नहीं बहुत चीज़ें याद हैं, और मैं सब उनको अपने संस्मरण में भी लिखी हूँ। और अभी एक राही रैंकिंग है जिसमें मेरा 15 से मेरा नाम है वर्ल्ड के 100 राइटर्स में से, तो उन्होंने कहा कि आप अपने आत्मकथा लिखिए, तो अभी आत्मकथा में भी मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। आगे की बात करें उससे पहले बीच में मुझे लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए कि 2 अलग-अलग प्रदेश, एक प्रदेश में जहाँ आपका बचपन बीता, जहाँ आपकी युवानी बीती, जहाँ ये आपकी शरारतें वाले दिन आपके बीते, और एक ऐसा प्रदेश कि जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां होती। इस दोनों में बीते हुए जीवन में आपको जो लिखना है आपको उसमें कितनी मदद की, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं लेखिका के मन पर असर करता है। और एक अपना गांव है ऐसा मान लीजिए,
और एक अपना नया गांव है जिसको गांव बनाना है, उस दोनों के बीच में आप है, और फिर जो निकल रहा है शब्द वो कैसे? अब मुझे ना किशन जी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं। मैंने जैसे बताया, मैं पॉजिटिव सेंस में ही जानना चाहता हाँ हूँ। हाँ, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई शायद। मुझे लगता है मेरे ऊपर माँ बिना पानी की कृपा रही, एक तो ये बात है। दूसरा, मेरे पति बहुत कोऑपरेटिव थे। तो जैसे मैं यहाँ आके बच्चे होने के बाद में भी मैंने कहा मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा तो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप कैसे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। मैं हॉस्टल भी जाती थी तो बच्चों को ताले में बंद करके जाती थी। ये सब परेशानियां हुई मुझे, ऐसी बात नहीं है। अकेले गृहस्थी चलाना, और मुझे गृहस्थी में ज़ीरो कुछ आता नहीं था। तो मतलब मैं जैसे ना मंजी हुई आती है लड़की, ऐसे में बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल आज भी नहीं हूँ। मैं आज भी बहुत बिखरी हुई हूँ। तो इसलिए मुझे स्वीकार करने में कोई मुझे शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि मैं आज भी बहुत से कामों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहती हूँ, जी, मतलब मुझसे जी। नहीं हो पाते बहुत से। पर एनी हाउ, लेखन मेरे शायद, एक तो क्या हुआ कि मैं जब इसमें कर रही थी ना, विद्यापीठ में जब मैं पीएचडी कर रही थी, तो आकाशवाणी बराबर में ही था उसका, खाली हाँ। एक वो है। तो वहाँ सारे आकाशवाणी के ऑफिसर्स आते थे, तो उन्हें पता चला कि ये लिखती है और कंपोज भी कर लेती है थोड़ा बहुत। मैं गायिका नहीं थी, लेकिन अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को कंपोज में अपने आप, जैसे अपने आप होती थी। मैंने कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया। जैसे मैं तो सबको बताती हूँ कि मैं तो रोटी बनाते बनाते मैं गुनगुनाती थी और गीत बनता था। तो वो मैंने कुछ किया, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कुछ करवाया, किसने करवाया? माँ बिना पानी ने करवाया, वही आज तक हाथ पकड़े हैं। तो वो उनसे मेरा परिचय हुआ, आकाशवाणी के ऑफिशियल से, जी। जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिनका अकाउंट था, क्योंकि मैं वहीं जाती थी। और फिर मुझे यूजीसी की स्कॉलरशिप भी मिलने लगी पीएचडी के लिए, तो मेरा वहाँ आना जाना रहता था, वहाँ परिचय हुआ। और यहाँ पे एक ना मनोज जी आए थे, स्टेशन डायरेक्टर होके, वो विद्यापीठ में आने लगे। फिर वो उन्होंने एक नव परिमल करके एक उन्होंने संस्था खोली थी, उन्होंने उसमें हमको जोड़ा। उसी समय यहाँ पे गुजरात वैभव का, आपको अगर पता हो तो, हिंदी का गुजरात जी, जी, वैभव जी। है, उसी लगभग उसी समय उसका भी इनॉग्रेशन हुआ था। तो सबको बुलाया गया वहाँ पे, और एक जुड़ाव शुरू हो गया उन सबसे। तो पीएचडी के समय मेरा आकाशवाणी से जुड़ाव शुरू हो गया था। और ये दूरदर्शन जो था पहले था नहीं यहाँ पे। पहले ये इसरो से दूरदर्शन शुरू हुआ, इसरो के एक कमरे से। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि उस इसरो के एक कमरे में मैंने कई सारे प्रोग्राम किए। वाह। तो मुझे बुलाया गया, तो एक बच्चों के प्रोग्राम किए मैंने वहाँ पे। और इस तरह से मतलब यात्रा चलती रही बीच में कभी। और क्या है कि यहाँ पे क्योंकि हिंदी प्रदेश है, तो इसलिए 3 महीनों के बाद में एक कार्यक्रम होता है, तो उसमें मेरा ही नंबर आएगा ऐसा तो नहीं है ना। तो साल में 1-2 नंबर आ गए तो आ गए, लेकिन मेरा हमेशा उनके साथ में जुड़ाव बना रहा, ऐसा है। जी। कभी किसी में, हाँ, कार्यक्रम, मंचीय कार्यक्रम बहुत किए उस ज़माने में मैंने। कविता पाठ, सबको पता चला कि पढ़ लेती है ठीक-ठाक, तो बुलाना शुरू वाह। किया। तो वो मंचीय काफ़ी कार्यक्रम हुए मेरे, ऐसा। जी। गुजरात विद्यापीठ को आपने याद किया तो मुझे ये पूछने का मन होता है कि महात्मा गांधी का जीवन में प्रवेश करो। गुजरात विद्यापीठ के पहले जो महात्मा गांधी थे वो आपके मन में क्या थी, उनकी छवि, और उसके बाद विद्यापीठ में प्रवेश होने के बाद जो आपने गांधी को जाना, उस दोनों में डिफरेंस क्या था? सच-सच बताऊँ? जी, जी। हम नहीं। तो सही जानने बैठे हैं। नहीं, ऐसा था कि हमारे घर तो मेरी माँ विनोबा भावे जी की वो रहीं। और उन्होंने, मेरी माँ बहुत दुबली-पतली छोटी-सी थी। और हम लोग तो ये कहते थे कि अभी आप शांति से बैठ जाइए कि गिर-गिरा पड़ेंगी, ऐसी थी। बहुत दुबली-पतली छोटी-सी, और अपने बस शिक्षण में और अपने लेखन में अपने वो मस्त रहती थी। तो उनके मन में विनोबा जी के प्रति, गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा आदर था। तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में भी रहा होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और फिर जब मैंने उनको बहुत सी बातें ऐसी शेयर की, जो मुझे लगा कि गांधी जी अगर होते तो शायद ये चीज़ें ना होती। तो उनको उस चीज़ का शौक भी लगा। और वो तो जेल-वेल भी गई थी मेरी, वो भूमि दान का ये हुआ था ना अपना विनोबा जी का। जी। तो वो तो जेल वेल सब जाके आई, बल्कि सब लोगों ने कहा कि बहन जी बोलते हैं हमारी तरफ,
टीचर को। तो बहन जी आप गिरा पड़ेंगी, आप मत जाइए, आपने मैं तो जाऊँगी, मुझे तो जाना है, मुझे भी जेल में डालो मेरे और साथियों के साथ में। तो वो गईं और मज़े की बात ये है कि फिर सब लोग हँसते थे कि दयावती बहन जी की वज़ह से ना हमें भी ना दूध मिलता है, वो पूरी बाल्टी भर के दूध आ जाता था और वहाँ पे सबको मिलता था, क्योंकि इनको कुछ नहीं हो जाता, उनके साथ जो और भी जिनके जो उनके सहयोगी थे उन सबको जी। भी खूब एंटरटेनमेंट मिलता था जेल में, हर तरह से उनका खूब सम्मान भी होता था। तो वो एक गांधी को जानना एक अलग बात है किताबों की तरफ से, और गांधी जी की भूमि पे आके गांधी को जानना, बाकी सब चीज़ें ठीक थी प्रैक्टिकली, लेकिन मुझे लगा कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी, शायद गांधी जी होते तो बदलाव हो जाता उन चीज़ों में। और मैं ना बुराई करूँगी ना भलाई करूँगी इस चीज़ की, लेकिन हाँ मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो गांधी का समय था और जो आज का समय है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर। तो इस अंतर को आप अपने लेखन कार्य में किस तरह से लाती हैं? इस अंतर को आप अपने लेखन कार्य में किस तरह से दिखाती हैं? है। इसमें तो देखिए शब्दों की ही वो होती है, आप किस प्रकार से शब्दों की हेरा-फेरी करते हैं तो जैसे आप लोग एक्टिंग में करते हैं ऐसी है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है, ये पॉज़िटिविटी ही है, क्योंकि आप बात को सच रूप से कहना, जैसे किसी भी चीज़ को वो आपको प्रस्तुत करना, वो आपको लोगों को बताना। जैसे मैं एडिटिंग चल रहा है मेरा एक पुस्तक का, एक उपन्यास का, प्रेरणा हाटवे का है। तो मेरा एक्चुअली विद्यापीठ में ने मुझे बहुत कुछ दिया। विद्यापीठ में एक जापानी लड़का है था, मतलब तकाशी शिनोदा, तो वो मेरा भाई बना। और हम अच्छा। पूरा क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी ना, मैंने अभी उस उपन्यास में लिखा भी है कि सब 20-22-24 साल के बच्चे, मैं 34 साल की माताजी थी। तो मतलब सब लोग मुझे दीदी बोलने लगे, तो पूरे घर में आना-जाना, बच्चे भी उनको सब उसी तरह से बुलाने लगे। तो एक अलग तरह का वातावरण था वहाँ पे, और वहाँ से मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे मिले, जिन्होंने मुझे बाँध दिया कि मैं लिखूँ उनको, मुझे दे फोर्स्ड मी एक्चुअली। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान बैठा होता है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि इसको ठीक है। इसी प्रकार से एक मेरा कैरेक्टर एक पहाड़न माझी करके थे, जो मैं बचपन का था, मैं फिर बचपन में पहुँच गई। अच्छा। तो उनका वो दरअसल अंग्रेज़ों के ज़माने की महिला थी, मेरा इसके अंदर भी मातृभारती में भी है वो। और उस समय क्या अंग्रेज़ लोग जब जाते थे तो पहाड़ों पे वो शिकार करने, और सब आप लोग को तो ये जनरेशन को पता भी नहीं होगी ये बात। और मुझसे सब लोग पूछे आपने ये कहानी क्यों लिखी? मैंने बोला मैं इसलिए लिखी कि आपको पता हो, बच्चों को, आजकल की जनरेशन को, कि वो क्या-क्या सब ज़माना था, क्या-क्या होता था उस समय। तो इसी प्रकार से मुझे यहाँ भी ऐसे हुआ कि मुझे लगा कि मुझे लिख लेना चाहिए इन सब चीज़ों जी, को। जी, जी। और अगर जब मैं कथा लिखूँगी तो उसमें थोड़ा बहुत तो उसका वो आएगा ही। मैं कितनी, जबकि मैंने कहा है उन लोगों को, मैं पूरी आत्मकथा तो नहीं लिख पाऊँगी, मैं इतनी ईमानदार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तो ठीक है आप संस्मरणात्मक लिखिए। तो मैं संस्मरणों के सहारे से अपनी आत्मकथा को लिख रही हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो जैपनीज़ लड़का था उसके साथ में 3-4 और लड़के थे, महिलाएँ थीं, एक आईएएस ऑफ़िसर थे, उनकी पत्नी थी, वो बेचारी रही नहीं। तो उन सबका हमारा कैसे जमावड़ा था, और क्या-क्या हम लोग विद्यापीठ में, हम ही लोग ऐसे थे जो हम लोग दाँत फाड़ते थे। तो सब लोग भी ये कहते थे कि ये जब से आए हैं इन्होंने तो यहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ का वातावरण तो आपको पता है कैसा है। जी, जी, तो जी। हम लोगों ने, खैर हमने बहुत एंजॉय किया, और हमने कहा कि गांधी जी ने हंसने के ऊपर बैन नहीं लगाया था। हम असभ्यता ना करें एक अलग बात है, लेकिन मुस्कुराने में क्या प्रॉब्लम है भाई, तो मुस्कुरा। एक-एक शुरुआत हुई आपके साथ बात करने की, एक जर्नी की। उसमें आपके अनुभव ज़्यादातर हमने जानने का प्रयास किया। लेकिन अब उस पड़ाव के बारे में जानते हैं कि जब आपने लिखना शुरू किया, उपन्यास जैसी जो इतनी बड़ी एक शब्द है उपन्यास, हमारे जैसे लोग बोल देते हैं कि हमें उपन्यास पढ़ना है, लेकिन वो जो लिखते हैं उनको पता है कि वो किस तरह से लिखा जाता है। तो आपकी लिखाई के फॉर्मेट के बारे में, आप किस तरह से उसके उसमें कैरेक्टर्स बिठाते हैं वगैरह सब चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले शुरुआत करते हैं कि आपने लिखना कब शुरू किया, और हम जिस फॉर्मेट में आज बैठे हैं मातृभारती के, तो उस मातृभारती एप्लीकेशन में आपने कब लिखना शुरू किया? हम्म। लिखना तो जैसे मैंने आपको बताया ना पहले कि मैं जब बचपन से मैंने शुरू कर दिया था लिखना। और तो मैगज़ीन्स में, स्कूल मैगज़ीन्स में, कॉलेज मैगज़ीन्स में सब चलता रहा काम-काज।
फिर छुटपुट पत्रिकाओं में भी चलता रहा, जब थोड़ा विश्वास होने लगा कि मैं हाँ इसके अंदर जा सकती हूँ, तो वो चलता रहा। उसके बाद में फिर 68 में तो शादी हो गई, फिर जी। यहाँ आ गई, तो एक लंबे अरसे तक कुछ नहीं लिख पाई, फिर तो गृहस्थी बन गई, 2 बच्चे मेरे हुए, एक 68 में शादी हुई, 69 में एक, 70 में एक, तो 2 बच्चे हो गए। मैंने बच्चे अपने घर में कभी देखे नहीं थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उनको पालूँ कैसे? तो और उन दिनों ना काँच की बॉटल्स होती थी दूध पीने की, तो एक बच्चा फेंकता था तो दूसरा भी फेंक देता था, और मैं रोती थी बैठ के, मुझे समझ नहीं आता था साइकोलॉजिकली इनको वो कैसे करूँ? तो उस समय मेरा एक उपन्यास लिखा गया। इससे पहले मेरा एक उपन्यास मैं शादी से पहले लिख रही थी जब मेरी शादी हुई, मोती जो बिखर गए। तो वो मैंने लाके अपने हस्बैंड को दिया कि इसे ना पोस्ट कर दीजिए। मेरी बात हो चुकी थी प्रकाशक से, एक बहुत बड़े प्रकाशक थे, नाम नहीं लूँगी। जी, जी। लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ कि वो मतलब वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी जहाँ तक मैं सोचती हूँ, लेकिन वो गायब हो गया। मतलब मेरे पास उसकी कोई वो नहीं आई। तो मैं तो छोटी थी उस समय, 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि मैंने इस पे कितनी मेहनत की है, और फिर शादी भी हो रही है, उधर मैं उपन्यास पे अपना लगी पड़ी हूँ। तो मतलब एक अलग तरह का एक्साइटमेंट रहता है ना उस ज़माने जी। में। तो वो मेरा खो गया था। उसके बाद जब मेरे बच्चे हुए ना, तो ये मुझे मैं सबको बोलती हूँ बहुत सताते थे। सताते नहीं थे, वो उनका बचपना था। पर ये ज़रूर है कि मुझे मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उनको किस तरह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दूँ। तो अगर मैंने उनको ज़ोर से तो दोनों के दोनों रोने लगेंगे साथ में। अब दोनों को कैसे छुपाऊँ? मैंने तो बच्चे ही नहीं देखे अपने घर में कभी। तो एनी हाउ उन्होंने मुझे एक वो दिया लिखने का, एक वो प्रेरणा दी, और फिर मेरा एक उपन्यास बना टच मी नॉट। और अच्छा। टच मी नॉट उपन्यास क्या है? दरअसल ये एक फूल होता है जिसे बोलते हैं छुई मुई। फूल नहीं, एक पौधा होता है। उसकी पत्तियों को आप छू लीजिए ना, तो वो सिकुड़ जाती हैं। अच्छा। उनका वो एकदम ऐसे ये रखा है, उसको जो छू लेंगे आप, तो एकदम वो एकदम मुरझा जाएँगे। तो मेरे मन में ये आया कि ये बच्चों का जो मन है ना, ऐसा होता है कि अगर आपने उनको ज़ोर से थोड़ा-सा बोल दिया ना, तो वो बेचारे अंदर से बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो मुझे लगा मुझे सीखना पड़ेगा कि मैं बच्चों के साथ में कैसे ट्रीटमेंट करूँ। जी। तो उस समय मेरा ये उपन्यास लिखा गया टच मी नॉट, और ये पहला मेरा प्रकाशित उपन्यास था। अच्छा। यस। तो ये समझो ये हुआ होगा, मेरे बच्चे उस समय शायद 4-4 5 साल के, 4-5 साल के ऐसे होंगे। तो उस समय मैंने इनकी शरारतें, इनसे परेशान होके पढ़ते नहीं थे, झगड़ा करते थे। ये सब चीज़ें करके मैं मेरे दिमाग के अंदर ये इतना ज़्यादा वो पैदा हो गया कि मुझे वो लिखना पड़ा उपन्यास। वाह! मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए तो आई एम थैंकफुल टू माय चिल्ड्रन कि यस, यस, यस। मुझे जिन्होंने ये प्रेरणा दी, और आपने जिस तरह से इसका वर्णन किया, तो मुझे साथ में ये भी एक एक ध्यान जाता है कि इस सब परिस्थिति के बीच में भी आपने समय निकाल लिया हाँ, लिखने के लिए। हाँ। तो ये कहीं न कहीं आपसे जुड़ चुका है। हाँ, ये तो जुड़ा हुआ है, ये तो कैसे जुड़ा है, क्यों जुड़ा है ये जी, जी। कोई कहता है कि जैसे मैंने वो हाँ, चंपा पहाड़ा है उसका, चंपा। हाँ। तो वो जो मैंने लिखी, तो मैं वो शादी से पहले की बचपन की है, और वो यज्ञ करती थी, और बहुत उनकी वो पीड़ाफुल, बहुत ही मतलब पीड़ादायक कहानी है उनकी वो। तो मेरी शादी हो गई, मैं इधर आ गई, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, और यहाँ आ गए तो उन्होंने लगभग 17-18 साल बाद मेरी शादी के, जैसे सपने में आके उन्होंने मुझे झिंझोड़ना शुरू किया कि तू इतना लिखती है, मेरे ऊपर नहीं लिखा तूने, तुझे पता तो है मेरी लाइफ कैसी बीती है। तो ऐसे उन्होंने मुझे करना शुरू किया, और फिर मैं आई वाज़ फोर्स्ड टू राइट। मतलब वो, और फिर वो यहाँ पे अखिल भारतीय स्तर में जयपुर पे वो उसको पुरस्कृत भी हुई। क्योंकि वो इतनी अलग कहानी है ना, मैं तो चाहती हूँ कि उसे सब पढ़ें। कि उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता था, और किस तरह से हमारी जो स्त्रियों के ऊपर जो प्रहार हुए हैं, उनको अत्याचार किया। डिस्टर्ब किया गया है, उनके मन को, उनके तन को। तो वो उनमें से एक महिला थी वो। तो इस प्रकार से ना कैरेक्टर, मुझे लगता है कि हमारे आस-पास हमें झंझोड़ते हैं कि लिखो, और लिखवा जाते हैं हमसे, ऐसा होता है। जी। मातृभारती के साथ जुड़ना कब हुआ? किस तरह से आप मातृभारती के साथ जुड़े और डिजिटल रूप में भी लिखना शुरू हुआ? हाँ, मैं उस जैसे मैंने आपको बताया, उससे पहले मेरे बहुत सारे उपन्यास आ चुके थे। टच मी नॉट आया, फिर अपंग आया, अंततोगत्वा आया, उम,
और कई सारे आ चुके थे मेरे उपन्यास, याद नहीं आ रहा मुझे इस समय, पर 7-8 उपन्यास आ चुके थे जी, और जी। लोगों ने पढ़े उसे, पर मैं सैटिस्फाई नहीं थी। फिर क्या हुआ कि मैं इसरो से जुड़ी, इसरो के पैनल पे थी मैं, और वहाँ से एक वहाँ का, अगर आपको पता हो तो, डेको करके उसका डिपार्टमेंट है इसरो का, जो कि गवर्नमेंट का है। तो मुझे उसके पैनल पे लिया गया और मैंने वहाँ, मैं झाबुआ गई, अलीराजपुर गई, और मैंने भोपाल के लिए मैंने 60 अप्रॉक्सिमेटली 60 एपिसोड्स लिखे, और उसका संवाद, उसका अच्छा। शीर्षक, हाँ, वो मैंने पूरा ये किया। उसका शीर्षक था अब झाबुआ जाग उठा, जो भोपाल के लिए था, और सरकारी प्रोजेक्ट था ये। तो मैं 7 साल तक इस पे लगी रही। उसके बाद में क्या हुआ, ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं झाबुआ 2 बार मैं गई, एक बार झाबुआ, एक बार अलीराजपुर गई, तो मेरे डायरेक्टर थे, मेरे ख्याल से शायद वो रहे नहीं हैं अब। क्या था उनका नाम, भी देखो भूल गई मैं, अभी बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड से कहा कि नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ ना, और देखिए ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ वो तीर कमान आज भी चलाते हैं और गर्दन उड़ा देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से कहा, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं उड़ाने वाला। एनी हाउ हम गए, वी एंजॉय द थिंग्स। और उस समय मुझे पता चला कि मेरे मुजफ्फरनगर शहर में, जहाँ मैं पैदा हुई थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक ही समय में मेरी एक दोस्त की बहन, उसके हस्बैंड और उसकी माँ का मर्डर हुआ। तो और झाबुआ में क्या था कि ये आदिवासी प्रदेश है, वहाँ तो ये बातें होती ही रहती थी। तो मैं उस समय वहाँ थी, और मेरे साथ में यहाँ बिंदु करके एक यहाँ पे एक ये अनाउंसर थी गुजराती की, वो भी मेरे साथ में थी। हम लोग साथ में गए थे झाबुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि अगर हम ये सोचें कि आदिवासी प्रदेश में लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ जहाँ को मैं बिलॉन्ग करती हूँ और जिस परिवार की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे तो सब कुछ था। तो फिर क्यों एक समय में, एक क्षण में तीनों का मर्डर कर दिया गया? तो वो जो मेरे दिमाग के अंदर कहीं न कहीं वो परेशानी एक बैठ गई थी, उसने मुझे फ़ोर्स किया कि मैं उसको उपन्यास रूप में लिखूँ, और फिर मेरा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि मेरा उपन्यास लिखा गया। और उस समय, जैसे मैंने अभी आपको मैं बता रही थी बुलबुली, कि मैं सिटी पर्ल्स फ़िल्म इंस्टीट्यूट में रही, और वो डायरेक्टर जो थे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हमने साथ में एनआईडी में काम किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में। मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे थे उनके लिए, जी। फ़िल्म के, जो एनिमेशन फ़िल्म्स के। तो वो मुझे सुनाते जाया करते थे ये कुछ कहानी, जो उनके पिता ने मृत्यु के बाद में 15 साल तक उनको सपने में सुनाते रहे थे। तो उन्होंने कहा कि प्रणव, तुम ये कहानी सुनो और देखो, तुम इसको लिखो, किस तरह से तुम इसको डायलॉग्स इसके लिख सकती हो, तुम क्या कर सकती हो, हम फ़िल्म बनाएँगे। तो हमने तैयारी कर ली, और फिर तैयारी क्या कर ली हमने, तो लगभग पूरा हर चीज़ तैयार हो गई थी। कास्ट वास्ट हर चीज़ तैयार हो गई, हमारी बहुत मीटिंग्स हुई। हम यहाँ पे सिटी पल्स में मीटिंग्स करते थे, गाड़ी में हम बातें करते रहते थे। फिर वो सिटी पल्स छोड़ के आ गए, मैं सिटी पल्स में रही, और वो एनआईडी आ गए। उनको एक रवि मथई चेयर उनको अवार्ड हुई थी 1 साल के लिए। तो वो यहाँ आ गए, फिर मैं एनआईडी में आके उनसे बात करती रही, उनसे हम लोग डिस्कस करते रहे, और लगभग शायद 15 या 20 कैरेक्टर्स हमने चुने उसके लिए, उस फ़िल्म के लिए। वो सब कर लिया, लेकिन हमारी 4 मीटिंग्स, जो जिसे मैं कहती हूँ पूरी तरह से हुई थी, लेकिन 4 मीटिंग्स के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब वो हो गई, तो फिर सब लोगों ने मेरे से कहा कि आप मैडम इसे करिए। तो वो मेरा मेरा एक्चुअली मेरा इट वाज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं कर सकती थी उसे, मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे लगा उसके अंदर कूदना तो मूर्खता होगी। फिर मुझे घर में कहा गया कि भई नहीं, आप उनके प्रति कोई तो तुम्हें अपनी श्रद्धांजलि देनी देनी चाहिए। चाहिए। हाँ, तो फिर मैंने गवाक्ष उपन्यास लिखा, और फिर वो फंक्शन हुआ 16 में, इन दोनों पुस्तकों का, नैनम चिंतन शस्त्राणी और गवाक्ष। और फिर गवाक्ष के ऊपर मुझे जो है उत्तर प्रदेश संस्थान का, योगी जी के निवास में योगी जी के हाथों से मुझे जो है पुरस्कार मिला, वाह! प्रेमचंद नामिक नामिक पुरस्कार मिला। तो मतलब एक चीज़ बन गई, जो फ़िल्म बनती, फ़िल्म तो नहीं बनी, पर मैंने उसे किताब में कन्वर्ट ऐसे कर दिया। तो तब तक ये हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा लेखन तो शुरू था, कुछ ना कुछ कर रही थी। फिर नीलम कुलश्रेष्ठ हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि मातृभारती है यहाँ पे, तो प्रणव जी आप जॉइन कर लीजिए। तो मैंने कहा, अरे कहाँ यार, मैं, मेरे बस का नहीं है। बहुत सारी कई सारे और भी वो हैं, वहाँ से ऑफ़र्स आई थी कि आप हमारे पटल पे लिखिए, नाम भूल रही हूँ मैं, एक तो दिल्ली का है, एक बॉम्बे का है,
और एक लखनऊ या कानपुर का है, नाम मैं उनके जी, भूल जी। रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लिखना शुरू कीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं लिख पाई। मैं और मातृभारती पे भी मैं इनिशिएटिव नहीं ले पाई। लेकिन फिर नीलम ने एक बार मुझसे कहा कि प्रणव जी, हम ना, मेरी महेंद्र भाई से बात हो गई है और हम एक ना साझा उपन्यास लिखेंगे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? फिर मैंने कहा कि चैलेंज है तो तैयार हूँ। अगर चैलेंज है तो मैं डेफिनेटली हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, किसी भी उम्र में तैयार हूँ। फिर मैं सबसे पहली थी जब मैंने कहा कि हाँ नीलम, मैं आपके साथ में ये काम करूँगी। फिर हमने एक वो, मुझे नाम भूल जाते हैं, @.com कुछ ऐसा है, तो वो उपन्यास हमने 6 लोगों ने मिलके लिखा। और फिर उपन्यास का जो विमोचन हुआ तो महेंद्र भाई यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी में उसका विमोचन हुआ। जी। और बाय चांस मैं उनके पास ही बैठी थी, तो मैंने गप्पे भी मारी उनसे। अभी मुझे लगा, मैंने कहा महेंद्र भाई तो बहुत सारे लोग यहाँ पे तो अभी हम बाद में, उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस तरह से, मतलब मैं आईटी इंजीनियर हूँ और इस तरह शुरुआत की मैंने। तो उस समय शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ क्लिक हुआ होगा मेरे मन में लिखने का। इस उपन्यास के बाद में फिर मैं जुड़ गई मातृभारती से, और फिर मैं लगातार अ, अभी तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर। लगातार उपन्यास तो चलते ही हैं, बल्कि जो ये नैनम छिंदंती शस्त्रयान गवाक्ष भी उसके ऊपर आ चुके हैं, जी। और जो नए उपन्यास हैं वो लगातार आ रहे हैं मेरे। और कहानियाँ, और मैं दादी नानी हूँ, तो मैंने एक शब्द कॉइन किया है, दानी। क्योंकि जब मेरा बर्थडे होता था तो बच्चे लोग लड़ते थे कि दादी लिखे या नानी लिखे, ऐसा करके। तो मैंने कहा तुम दानी लिखो ना, तो मैंने दानी शब्द बना लिया वाह! अपने लिए। तो वो दानी शब्द से वो दानी की कहानी भी इस पे चल रहा है। जी। तो वो छोटे बच्चों की कहानी भी उस पे चल रही है कि जो कैसे इंक्विजिटिव होती है बच्चों को, किस प्रकार से क्या-क्या चीज़ें हम, और दानी जो जिस घर में बड़े लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने अनुभवों से कहानी के रूप में उनको समझा सकते हैं, नए मुहावरे समझा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें समझा सकते हैं। अभी जैसे मेरा देवता है, तो मैं उससे बहुत बार बातें करती हूँ रात में, वो 1-1 बजे तक बैठा रहता है मेरे पास में, और वो मुझसे पूछता है कि, फिर मैं उससे पूछती हूँ, देख करंट टॉपिक्स ये हैं, तो देखो हमें किस तरह से इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ये इस समय ऐसी एज है। सही। तो ये अगर हम फ्रेंडली हैं बच्चों से, और बच्चे भी फ्रेंडली हैं, तो डेफिनेटली वो हमें भी कुछ मिलता है, बच्चों को भी कुछ मिलता है। क्योंकि आप लोग की जो जनरेशन है वो तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतनी फास्ट जनरेशन है ना, हम लोग बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं, हम लोग तो जो हमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं उससे ही हम तो, लेकिन मुझे लगता है ये जो एक एक जुड़ाव है ना, ये ज़रूर हमें भी कुछ देता है और बच्चों को भी कुछ देता है। जी। ये आपने कई सारे आपके किताबों के बारे में बात की, नाम के साथ उसका उल्लेख किया। लेकिन यादगार जो आपकी किताबें हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और उसको डिटेल में थोड़ा जानते हैं। तो उसमें कैरेक्टर क्या है, उसका प्लॉट क्या है, उसमें कौन-सा वातावरण है, लोकेशन कौन-सा है और उसका जो मूल विचार होगा आपके मन में, वो क्या है? ऐसे 2-3 पुस्तकों के बारे में किताबों के बारे में। जैसे मैं अभी बता रही थी आपको कि एक तो ये मेरा यही है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी। तो उसमें मेरे मस्तिष्क में ये आया था जब मैं झाबुआ में थी, कि भई ऐसा क्यों है कि आदमी आदमी को मार डालने के लिए तैयार है, जबकि उसे रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, ऊपर प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो इतना गरीब है कि वो बिना आदमी को मारे भी नहीं चल सकता। और आदिवासी क्षेत्र में मैंने जाके ये देखा था कि मैंने मतलब अपनी आँख से देखी ये चीज़ें, तो कि ताड़ी के पेड़ होते हैं वहाँ पे, बहुत ऊँचे-ऊँचे ताड़ी के पेड़, उनमें मटकी लगी रहती हैं, और उनके वो बरसों के उनके उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो। और अगर ऐसा कहते हैं कि अगर उसके अंदर सूर्य की किरणें पड़ जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नशा देने लगती हैं, मतलब वो शराब से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि गाँव हैं छोटे-छोटे से, और वो ताड़ी के पेड़ लगे हुए हैं उसमें, और एक बेटा चढ़ गया ऊपर, पता नहीं है पिता को। पिता ने सोचा कि शायद कौन आया, चोर आया क्या, उसने तीर मारा और बेटा टपक गया नीचे, बेटा ओह! खत्म हो गया। दूसरा केस जो मैंने देखा इसमें नैनम छिंदंती शस्त्राणी में है, वो मतलब उनको ना क्या होता है, वो लोग दे आर यूज्ड टू ये ताड़ी पीने के यूज्ड टू हैं। तो जैसे हम जैसे लोग जो है ना, मध्यम वर्ग के लोग, हम उनको ताड़ी के बॉटल्स दे के हम उनसे कुछ भी काम करा लेते हैं।
ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा और मेरी चर्चाएँ हुई वहाँ पे, मैंने डिस्कशंस किए क्योंकि मैं वो लिख रही थी, वो सीरीज़ तैयार कर रही थी मैं। लगभग मैंने आपको बताया ना 60 या 70 एपिसोड्स हैं उसके। तो मुझे लिखना था तो जानना था उसके बारे में, तो लोगों से उसकी बात हुई। तो पता चला कि वो लोग इतना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं अपना उसके ऊपर कि उनको रोटी तो शायद कभी उनके चूल्हे में गरम बनती है, तो जैसे माता पिता और बच्चा दोनों बैठे हैं, माँ दे रही है तो वो बोलेगा मुझे पहले दे, मुझे भूख लग रही है, वो बोलेगा मुझे दे। माँ ने दिया, बेटे को पहले दे दिया तो या पिता को दे, याद नहीं है, लेकिन बेटे ने उठा के पिता का सिर काट दिया वहाँ पे। तो ये 2 केसेस मैंने ऐसे देखे जब मैं शूट करने गई वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मेरे मस्तिष्क में ये आया कि मुझे उस पे लिखना पड़ेगा। जी। तो उसने मुझे फ़ोर्स किया लिखने के लिए, तो दैट वाज़ द एटमॉस्फियर। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था अभी कि मिस्टर आर.एस. माथुर थे एनआईडी में, वो ये थे एनिमेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। फिर वो चले गए थे हैदराबाद में एनिमेशन के उसमें, लेकिन उनके साथ में बहुत सेटबैक, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। फिर दोबारा से वो वापस आ गए यहाँ पे और फिर हम साथ में सिटी पल्स फ़िल्म इंस्टीट्यूट में थे। तो तब उन्होंने कहा मेरे से कि ये प्रणव, ये तुम समझ पाओगे इस चीज़ को और तुम लिख पाओगे इसके संवाद, मुझे इतना विश्वास है। तब हमने ये गवाक्ष करके शुरू किया और गवाक्ष दरअसल जो है ये एक फ़िक्शन है, जिसे कहते हैं एक कल्पना कल्पना है एक इसके अंदर। एक कॉस्मोस करके मैंने कैरेक्टर इसकी इस कॉइन किया है मैंने, जो कि दिखाया है इसको कि यमदूत ने तैयार किया है इसको। और जो मतलब मेरे दिमाग में शायद कल्पना ये रही कि इतने सारे लोगों को लेके जाते हैं तो कोई एक तो लेके नहीं जाता होगा, तो ये पूरी इनकी एक फ़ौज होती होगी। तो कॉस्मोस जो है इसमें से वन ऑफ द एक बंदा है उसके अंदर से, जी। उसको भेजा जाता है एक कैरेक्टर लेने के लिए और वो इस नाम को, जैसे सत्य नाम को लेके आओ। उसको यमदूत से उसको ऑर्डर मिला सत्य नाम पे। तो वो जगह-जगह उसके पास एक वो है रेत का, जो क्या बोलते हैं उसको नापने के लिए, जो रेत को वहाँ रख दो और उसका धीरे-धीरे चलता है, ये तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, इतने में तुम्हें वो कैरेक्टर लाना पड़ेगा। अच्छा। तो वो उसको रख देता है जाके और वो बातों में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, वो मतलब मनुष्य के उसमें आता है, वो अपने आप को बदल सकता है वो कॉस्मोस से, मनुष्य के रूप में। और छोटा-सा मैंने ऐसे दिखाया कि एक यान होता है छोटा-सा, वो कहीं भी पेड़ पे लटका देता है और उसके बाद में मतलब इट्स इंटरेस्टिंग अगर कोई पढ़े तो। और फिर वो अलग-अलग जहाँ देखता है कि सत्य नाम की प्लेट लिखी है, वो उसके घर में चला जाता है। और एक पॉलिटिशियन के घर में जाता है, फिर एक म्यूज़िशियन के घर में जाता है, उसके वाह! साथ कथक डांस भी करता है। तो मतलब एक एक अलग तरह का वो है, लेकिन अंत में जो है ना ये है कि अगर तुम नहीं ला पाए, तुम बार-बार जा रहे हो और बार-बार तुम नहीं ला पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा वो खत्म हो जा रहा है, जो तुम्हारा माप है वो खत्म हो जा रहा है, तो तुम पनिश किए जाओगे, यमदूत से पनिश किए जाओगे। और पनिशमेंट क्या होगा कि तुम चक्कर काटते रहोगे आसमान के अंदर। ये कल्पना है, चक्कर काटते रहोगे, नहीं हुआ तो तुमको एक जीवन पूरा ज़मीन पे रहना पड़ेगा, पृथ्वी पे रहना पड़ेगा, मनुष्य बन के। मतलब जैसे हमारी कल्पना होती है ना ऊपर के लिए, ऐसे ऊपर की कल्पना नीचे के नीचे के लिए, लिए। हाँ, कि तुमको यू विल बी पनिश्ड, एक मनुष्य बन के तुमको वहाँ रहना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, बेचारा जाता है अपना, उसको कोई मिलता नहीं तो वो चक्कर काटता है, फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा, तो उसको कोई मिलता ही नहीं है। फिर अंत में जब उसको कोई मिलता है ना, तब वो बोलता है कि ये तो इतना सुंदर है, धरती इतनी सुंदर है, क्यों नहीं मैं ये इस धरती के ऊपर एक जन्म बिताऊँ? तो अंत में उसके अंदर जो पहले तो उसके अंदर कोई मानवीय संवेदना ही नहीं थी। उसको प्यास भी नहीं लगती थी, भूख भी नहीं लगती थी। जैसे-जैसे वो लोगों से मिलता है, ऐसे-ऐसे उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, वो संवेदनाएँ समझने लगता है, फीलिंग समझता है एक-दूसरे की और अंत में आके वो उस धरती का एक बंदा बन जाता है। तो इस तरह से इसकी एक स्टोरी ली गई है। हाँ, इसके अंदर आध्यात्म काफ़ी आ गया है कि किस तरह इसके जो संवादों में आध्यात्म आ गया है, जैसे म्यूज़िक है, जैसे कला है। कला बिना अध्यात्म के नहीं चल सकती कभी भी, वो कोई भी कला क्यों ना हो। हम भौतिक से अध्यात्म की यात्रा करते हैं, अपनी कला के माध्यम से। तो इसमें भी ऐसा ही है कि वो किस प्रकार से वो अपनी उससे अपने जो एक्शन से वो अध्यात्म की यात्रा करते हैं और फिर उसे पता चलता है कि नहीं, धरती तो बहुत सुंदर है, तो मैं क्यों ना ये सज़ा पालूँ, एक जन्म यहाँ रहने की। तो
अंत में वो धरती पे रह जाता है और यहाँ पे उसकी स्टोरी एंड होती है कि वो मतलब एक जन्म वो धरती पे है, उसके बाद में क्या होगा you never know। ऐसा है उसका। तो ये दो हैं। और अभी जो मेरे चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, एक मातृभारती पे अभी मेरा एक उपन्यास चल रहा है, वो क्यों शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं उसके कैरेक्टर से परिचित नहीं हूँ, बिल्कुल परिचित नहीं हूँ। एक ही ये चल रहा है जिसका एडिटिंग चल रहा है, जो मैंने बताया अभी प्रकाशक का मेरे पास आया हुआ है वो तो मेरा पूरा विद्यापीठ के ऊपर है कि एक जो इंटरनेशनल हमारी कैसे प्रेम हो जाता है किसी से, और वो आज समझिए 35-40 साल हो गए। वो कोरोना के अलावा हर राखी पे वो लड़का यहाँ होता है। अच्छा। और मतलब मेरे घर से शादी हुई उसकी, उसके मतलब उसके 3 बेटियां हैं, 2 और वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए आता है, लेकिन वो अपना प्लान ऐसे करता है ना कि वो यहाँ पे आके अपना काम करता है और उसी समय होता है वो उसका। तो वो संबंध ऐसा है, तो उस पे मेरा वो विद्यापीठ का पूरा कैसा वातावरण, वहाँ कौन कौन लोग मिले, हम किस प्रकार से हमने वो किया, और विद्यापीठ में हमने पूरा खिलखिलाहट भरती और क्या क्या मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर ये हुई। एक वो मेरा चल रहा है, उसका है प्रेम ना हाट बिकाए। इसका अर्थ ये है कि प्रेम हम बाजार से खरीद नहीं सकते। हाट का मतलब होता है बाजार। प्रेम कभी भी बाजार से नहीं मिलता आपको, वो तो आपको लेन देन आपस की जो हमारी एक स्नेह होता है उससे अपने आप ही आपके पास आता है। उसके लिए आवश्यकता नहीं होती कि आप उसे पैसा खर्च करें। मैं कई बार बोलती हूँ ऐसे लोगों से कि भाई संस्कार ऐसी चीज नहीं है कि आप अपने बच्चे के हाथ में पैसे रख दो और बाजार से खरीद लाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें संवेदनात्मक होती हैं, आप जो देखते हैं आप वही करते हैं, उसे महसूस करते हैं। दूसरा मेरा जो अभी उपन्यास चल रहा है मातृभारती के ऊपर, बहुत सारे आ चुके हैं वैसे, और तो वो इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज मुझे नहीं मालूम वो क्यों आया। और वो दरअसल एक साउथ इंडियन महिला का कैरेक्टर आया मेरे दिमाग में, जबकि मेरी ये बेटी जो है उसने ये भरतनाट्यम किया हुआ है इसने मृणालिनी अम्मा जी से, और मतलब मल्लिका से मेरे अच्छे रिलेशंस रहे थे उस समय, तो छोटी सी थी 4 साल की जाती थी। तो वो तो नहीं थी मेरे दिमाग में क्योंकि बहुत साल हो गए इस बात को। कौन आई साउथ इंडियन लेडी मेरे दिमाग के अंदर जो मैरिड टू उत्तर प्रदेश की के आदमी से जिसने शादी की, और वो उसकी जो एक बच्ची है शी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि प्रेम क्या है, काफी बड़ी उम्र हो गई उसकी और शी इज नॉट मैरिड। और वो मेरा चल रहा है अभी मातृभारती के ऊपर, और इसका इसका शीर्षक है प्रेम गलियाती सांकरी। प्रेम की जो गली होती है वो बहुत मतलब बहुत नाजुक होती है, बहुत बहुत क्या बोलते हैं सांकरी, मतलब बहुत पतली होती है। तो उसमें से निकलना, अपने आप को उसमें से निकालना, उसमें से विवेकशील बने रहना आपके ऊपर, तो वो कैरेक्टर इस तरह का है। तो वो मेरा चल रहा है आजकल। फिर उसमें उजाले की ओर मेरा चल रहा है, उसमें तो बहुत हर संडे को मेरा, जैसे आप बोल रहे हैं ना वो हर रविवार को मेरा वो आता है, वो परिशिष्ट आता है। पहले वो शायद 35 साल पहले या 30 साल पहले से शुरू हो गया था अखबार में। अब मैंने अखबार में लिखना वो छोड़ दिया, अब मातृभारती में आ रहा है। फिर दानी की कहानी आ रही है, दूसरी कहानी, फिर पुस्तकों की जो समीक्षाएं हैं, मेरे पास बहुत पुस्तकें आती हैं। अभी मेरे गुरुजी की भी आई, अच्छा। जो हैं बेचारे दिन मतलब yes, हाँ, तो उनकी भी आई, तो मैं उनकी सभी पुस्तकों का सेक्शन चल रहा है। तो मेरे बहुत सारे सेक्शन चल रहे हैं, और मुझे अब ये लग रहा है कि मैं अब किताबें नहीं छप पाऊंगी, जबकि मुझे साल में एक किताब तो देनी पड़ती है अपने प्रकाशक को। वो कहते दीदी आप एक तो मुझे दे दिया करिए कम से कम, तो मैं एक देती हूँ। पर मुझे लगता है मुझे पाठक चाहिए, और मुझे पाठक मिल रहा है। और तो उसी पाठक के बारे में आगे बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विषय खुला है तो इस पर ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अपने अपने पुस्तकों के बारे में, किताबों के बारे में बात की, उपन्यास के बारे में बात की। मैं जो आपके पास जानना चाहता हूँ, आपकी जो लिखाई के बारे में जानना चाहता हूँ, और शायद मैं नहीं, ये जो देख रहे हैं वो सब पाठक भी जानना चाहते हैं। एक मूल विचार होता है, वहां से फिर शायद एक कहानी मन में आती होगी या एक कल्पना शक्ति से वो आगे बढ़ती होगी। उसके बाद फिर कैरेक्टर जुड़ते होंगे, लोकेशंस, एक शहर, एक वातावरण,
किस दिशा में ये पूरी कहानी जाती है वो आपके मन में पूरा डिसाइड होता होगा। ये जो एक प्रोसेस है आपकी, उस प्रोसेस को मैं समझना चाहता हूँ। ये एक फॉर्मेट का किस तरह से आप इस फॉर्मेट में काम कर रही है उसको मैं समझना चाहता हूँ। आपकी कलम किस दिशा में जा रही है। दरअसल एक तो 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं। एक तो ये रहता है कि कोई भी चीज़ है जो हम लिखते हैं, चाहे वो कविता है या कहानी है और जी। उपन्यास है, कुछ भी है। या जो मेरे लेख जो मैं लिख रही हूँ, उजाले की ओर जो मेरा एक सेक्शन चल रहा है इस पे, मुझे लगता है हर चीज़ की एक सार्थकता होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरी बात वो समाज तक नहीं पहुँच रही है जी। या मैं उसके दिलो-दिमाग को मैं नहीं इतना पकड़ पा रही हूँ कि मैं उसे फ़ोर्स कर सकूँ सोचने के लिए, तो वो व्यर्थ रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि सार्थकता उसमें होनी चाहिए। दूसरा, जैसे आप जानते हैं कि कहानी हो या उपन्यास हो, कल्पना तो उसके अंदर होती है। लेकिन जो कैरेक्टर है वो कहीं से आपको अचानक ही मिल जाता है। जैसे मेरे दिमाग में मैंने बताया आपको कि जो ये ट्रेन गलियाती सांकरी, उसमें शायद कहीं अलग-अलग कुछ या तो मैंने कहीं पढ़ा है या कुछ अलग-अलग कैरेक्टर्स मुझसे मिले होंगे, जो मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कहीं पे भी मस्तिष्क के अंदर वो मेरे हैं और जी। वो शुरुआत हुई उसकी। तो फॉर्मेट की बात ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि पहले इसके अंत को मैं सोच लूँ क्या है। अच्छा। मेरा प्रयास ये रहता है। पहले आप अंत को मैं सोचती हूँ, उसकी कल्पना करती हूँ कि मैं ये जो कहानी शुरू कर रही हूँ लिखनी, तो इसका अंत क्या होगा? अच्छा। और मेरा एक दुनिया अजनबी मेरा एक उपन्यास आया वो इसमें भी है और वो छप भी चुका है। तो उसमें भी मेरा उसमें किन्नरों के ऊपर है। जी। और जब मैं नृत्य सीख रही थी तो मेरे साथ एक किन्नर नृत्य सीखती थी। अच्छा। जो कि पूरा समाज में ये था कि भई बताना नहीं, गुरुजी बोलते तो बताना नहीं कि वो सीख रही हैं यहाँ पे, और वो किसी कॉम्पिटिशन में जाने वाली थी दिल्ली, तो वो सीखी। तो मुझे मन में होता था कि भई क्यों ऐसा है? ये भी तो मनुष्य है ना। तब तो मैं बहुत छोटी थी, फिर भी मेरे दिमाग में ये विचार था। तो है तो ऐसे ही, अगर चोट आप यहाँ लगाएँगे, चाकू लगाएँगे, इसको भी उतना दर्द होगा जितना आपको दर्द होता है। तो तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ें शुरू से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अलग-अलग तरह के जो उपन्यास हैं, वो अलग-अलग तरह की दिशाओं में चलते हैं। अलग-अलग तरह की उनकी सोच होती है, अलग तरह के उनके रास्ते होते हैं। कोई भी एक रास्ते पे नहीं चलता। और जैसे हम कैरेक्टर्स हैं, आपका कैरेक्टर अलग होगा, मेरा कैरेक्टर अलग होगा, दूसरा कैरेक्टर, और उसके अनुभव होंगे जीवन के। संवाद होते हैं। संवाद कहीं न कहीं हमें कई बार, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि दीदी ये लग रहा है कि ये कहानी तो आपने मेरे ऊपर लिख दी पूरी। जी। जैसे मेरा अभी एक मायामृग उपन्यास मेरे पति के बाद मैंने उनको एक्चुअली श्रद्धांजलि दी। तो मुझे कई लोगों का फ़ोन आया। ऐसा लग रहा दीदी ये तो आपने हमारे घर की कहानी लिख दी। तो मुझे लगता है कि ये शायद लेखक की सफलता है वाह! कि वो जो अपनी बात जो कह रहा है वो दूसरों से भी जुड़ी हुई है। उसको रिलेट हो रही है। हाँ, उसको रिलेट हो रही है। तो जब तक वो रिलेट नहीं होती तब तक वो उनको एन्जॉय नहीं कर सकता उन बातों को, उन संवादों को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इसका एंड है, एंड तो क्या हर एक चीज़ें प्रभावित तो करनी चाहिए, पर एंड ऐसी चीज़ कोई छोड़ जाए ना कि पाठक बाद में ये सोचता रहे कि ये भई कहानी इसलिए लिखी गई थी। इसके पीछे इसका मूल ये था। जैसे बहुत सारे मेरे गीत हैं, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके इतने अच्छे गीत कैसे लिखे गए? तो मैं बोलती हूँ मुझे पता नहीं कैसे लिखे गए, पर हाँ, मैंने रोटी बनाते-बनाते गीत लिखे, गुनगुनाई मैं, तो वो गीत आ गए, वाह! शब्द आ गए उसके ऊपर। तो मतलब आपके कहने का मीनिंग ये है कि आपकी लिखाई की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आप अंत के बारे में सोचते हैं। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इसका अंत कहीं बिखर तो नहीं जाएगा। जी। मैं कोशिश ये करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समाज के हर एक वर्ग में से कुछ लोगों को लेके उसको प्रेज़ेंट कर सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ग या जैसे युवा वर्ग की जो आज समस्याएँ हैं, जी, जी। मैं उसको लेके काम कर सकूँ। मैं उसको लेके काम कर सकूँ जो मेरे ज़माने में जो लोग थे और जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। तो उन्होंने मुझे किस तरह से प्रभावित किया और मैं किस तरह आगे बढ़ सकी उस प्रभाव में आके, उसको कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात बता जी। सकूँ मैं सबको। तो उससे क्या होगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि भई कहानी नानी-दादी की कहानियों से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कि
उस ज़माने में ये था, उस ज़माने में, लेकिन मैंने वो बताई थी शायद आपको बात ना कि मेरा उन्होंने कैनेडियन लेडी ने मेरा हाँ वो हाँ बनाया था। हाँ, ये तो मैंने उसे एक बात कही थी कि मेरा जो है ना, मैं भारत की महिला पे लिखती हूँ, भारत की महिला की मानसिकता पे लिखती हूँ। मैंने उनसे ये बात, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू राइट फॉर अस, तो मैंने कहा भाई ये तो विदेशों की बात है, मैं तो भारत की महिला को जानती हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, और कहीं ना कहीं दिमाग में अटक गई। उन्होंने मेरे से कहा कि आपको क्या लगता है कि महिला कहीं पे भी और किसी और उसकी होगी क्या? हर एक महिला के अंदर वही विचार होते हैं, हर एक महिला का वातावरण अलग हो सकता है, लेकिन संवेदना वही होती है, तो वो अलग कैसे हुई? तो उसने मुझे बाध्य किया कि सोचने के लिए, ये बिल्कुल सही कह रही है महिला। तो मैंने कहा ये बात तो सही है, औरत तो औरत है, स्त्री तो स्त्री है, जैसे पुरुष पुरुष है, वो अपने बारे में सोचता है, या बच्चा है तो उसकी क्या इंक्विजिटीज रहती हैं, क्या उसकी उत्सुकताएं रहती हैं। इसी प्रकार से महिला का वातावरण अलग हो सकता है, लेकिन उसकी सोच, उसकी संवेदना तो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी ना। तो उसने मुझे बाध्य किया, और फिर उन्होंने मेरे से अंग्रेजी में इतनी सारी पोएम्स लिखवा ली, 45 पोएम्स। वाह तो इस तरह ये होता है कि हम कहीं न कहीं, मनुष्य का मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम हैं तो आफ्टर ऑल इसी दुनिया के, इसी अपने वातावरण के। तो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर उन चीज़ों को लेके आगे चलना चाहिए जो कि एक दूसरे को सहयोग दे सकें, सहयोगी बन सकें। ओके। आपने ये तो बात बताई कि शुरुआत इस तरह से होती है, आपका प्रोसेस इस तरह से है, और उसके बीच उसका मूल बीज होना चाहिए समाज को कुछ कहना है, कुछ अच्छी बात पहुंचाना है। लेकिन इतने साल से आप लिख रहे हो, आपने बहुत 3-4 जनरेशन मेरी जैसी अलग अलग जनरेशन देख ली, उसको महसूस कर लिया, उसको समझ लिया, और हमारा फॉर्मेट भी यही है कि अनुभव की बात अनुभवी के साथ। तो आपके अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमें लिखना है, मेरे जैसे अनेक लोगों को जो लिखना है, आपने ऐसे कौन से नियम रखे अपनी लिखाई के कि जिसके कारण आप इतना लंबा लिख सके? ऐसे कौन से रूल्स आपने बना के रखे कि जिसके कारण आपकी जो लिखाई है उसमें आप दिखती? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, 2, 3, 4, 5 उपन्यास के बाद कहीं ऐसे लोग होंगे जिनका ये कहना है कि उसके बाद उनको कुछ नया नहीं आ रहा, उनके पास एक ही फॉर्मेट और एक ही दिशा की बात आ रही है, लेकिन वो बात आप में फिट नहीं बैठती। आपने तो हर उपन्यास में कुछ नया दिया है। तो ये जो प्रोसेस से भी आगे का एक प्रोसेस है, उसको थोड़ा समझाएं। मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि शायद मेरी आयु कम है और मेरे पास लिखने के लिए बहुत है। आज भी मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से और बड़ी, मैं शिद्दत से कह सकती हूँ इस बात को, कि मैंने जितनी सारी चीज़ें अभी मेरी खुली पड़ी हैं, जितनी चीज़ें मैंने अपने लैपटॉप पे लिख के रखी हैं, मैं कई बार सोचती हूँ कि ये पूरी हो जाएंगी, कई बार प्रश्न उठता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है ना कि जब एक आपकी इतनी उम्र हो गई तो आप कितना काम कर पाएंगे। ये तो मैं समझती हूँ माँ बिना पानी की कृपा है जो मुझसे इतना काम करा रही हैं। बल्कि मैं सोचती हूँ, मैं कई बार अपने मित्रों को भी कहती हूँ कि वो लोग कहते हैं तुम कैसे करती हो इतना, बोलती हूँ नहीं, मुझे लगता है मैं शोर ज़्यादा मचाती हूँ, कम काम कम करती हूँ। तो वो बोलते हैं क्यों इतना तो कर रही हूँ, मैंने बोला लेकिन मेरे पास कितना है अभी, कितना कुछ कहने को है मेरे पास, और हर एक चीज़ की थीम अलग है मेरे पास में, इतना है मेरे पास कहने को, और मेरे पास मुझे लगता है शायद अभी समय कम है मेरे पास, मुझे नहीं मालूम, कोई किसी को नहीं पता। तो क्या पूछा था आपने कि आपकी ये जो प्रोसेस है उसके बारे में हाँ हाँ बताना। लेकिन जो एक रूल होता है हाँ कि जो आपके साथ हाँ, आपकी लिखाई के साथ हाँ, चल रहा है, देखो एक तो ये बात होती है ना कि एक उम्र ऐसी होती है जिसमें आदमी दौड़ लगाना चाहता है ना। एक उम्र ऐसी होती है, एक उम्र ऐसी होती है जिसमें आदमी अपने विवेक को खो देता है। और मैंने देखा है आज की उम्र में नहीं, कब से मैं देख रही हूँ कि हर आदमी जैसे रातों रात अमीर बनना चाहता है ना, ऐसे रातों रात वो प्रसिद्ध होना चाहता है। तो जब ये चीज़ हमारे पास आ जाती है तो मेरे ख्याल से हम कहीं ना कहीं अपने से ही बेईमानी कर जाते हैं। मैं आई बिलीव इन साइलेंट वर्क। मुझे लगता है कि जितना मैं कर पा रही हूँ
जैसे मैं तो कई बार ना व्हाट्सएप में भी लग जाती हूँ, फ्रेंड से गप्पे मारने में लग जाती हूँ अभी। और बहुत से मुझसे ऐसे लोग कहते हैं, जैसे आप तो खैर बहुत छोटे हैं और जैसे मेरी बेटी की उम्र के हैं, जब वो कहते हैं कि दीदी आप बोलती हैं कि रुक जाना है तो आप अपना अनुभव तो दे के जाइए। तो वो मुझसे बहुत सी चीज़ें पूछते हैं और लंबी-लंबी बातें होती हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ, कैसे लिखी हैं आप? कैसे आप इतना लिखती हैं? तो मैं उन्हें बताती हूँ कि तुम्हें पता है, मैं तो जब सोती थी रात को, तो लाइट भी नहीं जलाती थी। अपने तकिए के नीचे एक मैं डायरी रख लेती थी और पेन रखती थी, और रात को नींद नहीं आती थी। तो मेरे पति पूछते सो क्यों नहीं रही हो? तो उनको डिस्टर्ब ना हो तो वो चुपके से निकालती थी, आँखें बंद किए ऐसे अंदाज़ में वो जो मेरे दिमाग के अंदर आया मैं वो लिखे। उसके बाद सुबह उठ के देखा, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, पर वो मेरा था। तो मैंने क्या लिखा होगा मुझे समझ में आ जाता था, उसको फिर मैं फेयर कर लेती थी। तो मैं इन लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ, लंबी-लंबी बातें होती हैं, 1-1 2-2 घंटे की बातें होती हैं, फिर मैं उनसे कहती हूँ भैया मैं थक जाती हूँ, मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर मैं इतनी लंबी बात करती हूँ ना, तो मेरा कहीं न कहीं जो मैं लिख रही हूँ वो टूट जाता है, मेरा मेरा क्रम टूट जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे 2-3 बार मुझे लगातार जाना पड़ा बाहर, तो मैं इतनी थक गई कि मैं लैपटॉप खोल ही नहीं पाई। और मैं शायद, मेरे ख़्याल से मैंने 4-5 दिन कुछ काम नहीं किया। तो वो कहीं न कहीं मुझे वो पीड़ा सताती है कि भई नहीं, मुझे काम कर लेना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो, ऐसा करके। तो ये चीज़ ऐसी है कि आपको विवेक थोड़ा-सा रखें। उसके और साथ चल रहा हाँ, मुझे वो हमें भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं। और एक बहुत अच्छी बात मेरे पिताजी, मैं पापा बोलती थी उन्हें, मैंने बताया उनको, वो तो 4 सब्जेक्ट में पीएचडी और डीलिट थे, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे उस ज़माने के, वाह! है ना? तो जब वो यहाँ आए और जब उन्होंने देखा मैं बच्चों के साथ पीएचडी कर रही हूँ, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। वो विदेशों में वेदों का व्याख्यान देने के लिए जाया करते थे। एक बार बॉम्बे से मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम ना कभी ये मत समझ लेना कि तुम कुछ हो गए हो, कभी मत समझना, हैं? तुम अपने जीवन के मृत्यु पर्यंत तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक छात्र हो। अपने से सीखो, अपने बराबर वालों से सीखो, अपने छोटों से सीखो, अपने बड़ों से तो सीखो ही सीखो। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, विवेक होना, जल्दबाज़ी नहीं करना किसी भी चीज़ में, और इस बात को समझना कि मैं तो आज भी छात्र हूँ, मुझे सीखना ही है। जो कुछ कहना है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सीखना ही है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सकारात्मक की तरफ ले जाती हैं, सकारात्मक रखती हैं। स्पेशली मैं आज की जनरेशन को भी कहती हूँ, क्योंकि अभी हमारी जनरेशन तो सब समझती है इन सब बातों को। आज के बच्चे जल्दबाज़ी में, अभी मैं देख रही हूँ कि 5, 10, 15, 20 हमने अगर कविताएँ लिख ली या 2-3 हमने अगर उपन्यास लिख लिए, तो हम साहित्यकार हो गए, थोड़े बहुत सर्टिफ़िकेट्स आ गए, तो बार-बार लग रहे हैं जगह-जगह, मतलब ये समझ में नहीं आता। एनी हाउ, वो भी एक खुशी की बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी यात्रा पूरी नहीं हो जाती, आपकी यात्रा शुरू होती है यहाँ से। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर मेरे ऊपर कोई विश्वास कर रहा है या मुझे सम्मानित कर रहा है, तो मेरी और ज़्यादा मेरा ज़िम्मेदारी। उत्तरदायित्व बढ़ गया कि भई ये तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बहुत कुछ करना है अभी। तो ऐसी चीज़ है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले विवेक से कोई भी काम करें। जल्दबाज़ी में कोई भी काम होगा तो वो कहते हैं ना, शैतान का घर हो जाता है, तो वो हो जाता है। हमने भी की होंगी ये सब चीज़ें, ऐसी थोड़ी है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ। यस, यस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये सारी बातें जान के मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे शो का जो टाइटल है वो सार्थक हो रहा है कि अनुभव की बात अनुभवी के साथ। आपके पास मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मातृभारती पर आपका अनुभव कैसा है? आप इतने साल से लिख रही हैं, तो कैसा एक अनुभव रहा? कैसे आपको पाठक मिले? आपने एक बताया कि एक लेखक को एक संतोष होना कि उसकी बात कोई पढ़ रहा है और उसके जीवन में वो रिलेट भी कर रहा है, वो मिलना। तो ये सारी बातें मातृभारती पर आपको किस तरह से मिली? हाँ, मुझे मातृभारती से मुझे बहुत कुछ मिला और मिल रहा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे सचमुच, नहीं तो शायद मैं बहुत पहले से जुड़ जाती। पर मुझे ऐसा लगता है कि ना, हर चीज़ का एक समय होता है।
जी है ना। कोई चीज ऐसी होती है ना कि आपको बहुत बहुत बार कोई आपको फोर्स करता रहता है, करिए करिए करिए। अब अगर नीलम अगर इस बात को ना रखती कि हमें साझा उपन्यास रखना, तो शायद मैं ना जुड़ पाती मातृभारती। लेकिन वो एक माध्यम बन गए उसका, मातृभारती का। और फिर मैं उसके साथ में जुड़ती चली गई। और शुरू शुरू में तो कम ही थे मेरे पाठक। मुझे नहीं, एक्चुअली मैंने आई डिडंट नोटिस इट, मैंने नोटिस नहीं किया मेरे कितने पाठक थे। फिर जैसे जैसे 2 3 4 लाख हुए, फिर से 5 लाख मेरे पाठक। फिर मैं जयेश भाई को फोन करके पूछती, ये जयेश भाई ये ठीक है क्या? तो बोलते थे हाँ। फिर वो जो ये हर मंगल को ना अधिकतर क्या करते हैं, एक 10 लोगों का जो टॉप के जो 10 लोग होते हैं उनका ये ग्रुप एक उस Group पे dinner, हाँ that's बनाया। हाँ, तो वो उसमें मेरा, मैं बोलती थी कि मैं अच्छा इतने लोग पढ़, मतलब मुझे संख्या में भी मैंने आई वाज कंफ्यूज्ड। तो मैंने कितनी बार जयेश भाई को पूछा होगा कि जयेश भाई तुम हाँ आप तो बहुत टॉप पे चल रही हैं। तो मैं बोलती सचमुच क्या, मतलब मुझे ये भरोसा ही नहीं था। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा है तो फिर तो मेरा और उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। और फिर मेरे पास मेल्स बहुत आते हैं। जैसे अगर फिर बल्कि एक दो तो कुछ इस तरह के आए कि मैडम हमें आपका लिटरेचर चाहिए, हम क्या करें। फिर मैंने जयेश भाई से उनका लिंक ले लिया और मैंने कहा ठीक है, आप ये मैं लिंक आपको भेज रही हूँ, आप पढ़िए इसमें। तो वो इस तरह से वो पाठक जुड़े। फिर बहुत से लोग उसमें लिखते हैं, लिखते भी हैं। मैं उनको उत्तर नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास समय भी नहीं होता है, मैं सच बताऊँ। और फिर मैं कई बार पूरी एक लिख के उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ अपने पाठकों से कि मैं आप ही की बदौलत लिख रही हूँ। मैं अगर पाठक नहीं होते तो शायद मैं अभी तक मेरा बल्ब मेरा फ्यूज हो जाता। लेकिन ये बात सही है कि पाठक ही आगे बढ़ाता है लेखक को। पाठक नहीं, जैसे हम बोलते हैं हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो मातृभारती से मुझे वाकई में मैं थैंकफुल टू मातृभारती। एंड स्पेशली महेंद्र भाई भी बहुत प्यारे इंसान हैं, जयेश भाई भी बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए तो सब बच्चे की तरह से हैं, बहुत छोटे हैं मेरे से। और जयेश को भी मैं जब बोलती हूँ हमेशा ये बोलते हैं, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हम बैठे ना सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपका इतना कोई हाथ पकड़ लेता है तो आपको बहुत बड़ी एक वो मिल जाती है ना इसमें। तो मैं तो, मुझे अभी भी बाद में बहुत से मुझे उन्होंने बुलाया, बहुत सारे एप्स ने बुलाया, लेकिन मैंने कहा भाई मैं जगह जगह नहीं लिख सकती, मैं एक बंध गई हूँ उसके साथ। तो तो जब तक मैं चलती रहूँगी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी में लिखती रहूँगी। और मुझे ऐसा नहीं कि मुझे किसी से कोई तकलीफ है या वो लोग मुझे सम्मान नहीं करते हैं। मुझे लगता है मैं इतना सारा फैल नहीं सकती। सही है। एक सीमित जगह पे मैं अगर रहूँ तो शायद ज़्यादा मैं बेहतर ढंग से अपनी बात को कह सकूँगी। और उसी को उठा के दूसरी जगह डालने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जैसे मैं देखती हूँ बहुत से लोग डाल देते हैं कई कई चीज़ों में। हाँ, कुछ मैगजीन्स हैं जो मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं भेजूँ, तो मैं उनको ऐसी कोई कहानी भेजती हूँ जो कि मातृभारती पर हो। मैं कोशिश करती हूँ उनके लिए कुछ नया लिखने की। ऐसा है। जी, तो दोस्तों मुझे तो बहुत मजा है और आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। आपका आभार जितना मैं व्यक्त करूँ उतना कम है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्योंकि मुझे आपके पास और बातें जाननी है और फ्यूचर में मैं पक्का और बातें करूँगा और नई बातें करूँगा। मैंने तो बहुत लाभ लिया है, आज ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने बहुत सारी बातें की है, कैमरा के पीछे हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। तो मेरे लिए तो आज का दिन सफल था। आप भी सफल होंगे, लेकिन तब जब ये इंटरव्यू के थ्रू आप इनकी किताबों तक पहुंचेंगे और वो मातृभारती पर आपको आराम से मिल जाएंगी। तो मातृभारती का उद्देश्य यही है कि हर जनरेशन को एक साथ लेके चले। जो कोई इंसान लिख रहा है उसको एक पाठक मिले। कोई इंसान दुनिया में कुछ भी लिख रहा है और कहीं भी लिख रहा है तो उसको डिजिटल माध्यम के थ्रू एक अच्छा पाठक मिले और वो पाठक इतना प्रोत्साहित उस लेखक को करे कि वो लेखक लिखता है और वो लेखक भी ऐसा लिखे कि वो पाठक के जीवन में, जैसा मैम ने बताया, उस तरह से कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छी बातें जुड़ जाए। तो मातृभारती का यही काम है और इस काम में आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इसके लिए मैं आपका पहले आभार मानता हूँ, उसके बाद आपका भी आभार मैं भी मानता हूँ। बहुत आभार मानती हूँ, आपका भी आभार, महेंद्र भाई का आभार, yes, yes. जयेश भाई का आभार, पूरी टीम का आभार, मातृ भारती का आभार। एक्चुअली मुझे लगता है शायद मैं मातृ भारती का एक अंग हो गई हूँ। यस यस, आप हमारे परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल, तो मैं बहुत सारा मैं स्नेह के साथ आभार देती हूँ, बिना स्नेह के नहीं। तो जी, मेरे और आशीर्वाद भी दे सकती हूँ, बड़ी हूँ। यस यस, तो मातृ भारती को बहुत सारा मेरा प्यार भरा शुक्रिया, और महेंद्र भाई को, जयेश को, आपको, थैंक यू सो वेरी Yes. मच एवरीबॉडी। तो दोस्तों, आप इसी तरह देखते रहिए अनुभव की बात अनुभवी के साथ। फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति विशेष के साथ, एक नए लेखक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।